दोस्तों, क्या यूएसए और रसिया ने जानबूझ करके 50 सालों तक दुनिया से थोरियम का वो खौफनाक सीक्रेट छुपा के रखा, जिसे अब कलपक्कम के अंदर भारतीय वैज्ञानिकों ने डिकोड करके व्हाइट हाउस और क्रेमलिन की नींद उड़ा दी है। आखिर ऐसा क्या है भारत के समुद्री तटों की उस रेत के अंदर, जिससे खौफ खा करके विदेशी ताकतों ने दशकों तक भारत को न्यूक्लियर मार्केट से अछूत बना के रखा हुआ था। दोस्तों, साल 2033 तक जिन्हें 5 वज्रास्त्र यानी कि एसएमआर्स को लॉन्च करने का सीना ठोक कर ऐलान हुआ है, क्या वो सिर्फ फैक्ट्रीज के अंदर बिजली बनाने का सीधा सीधा प्रोजेक्ट हैं, या फिर इसके पीछे अरब सागर और हिंद महासागर के अंदर चाइना की घेराबंदी करने का कोई ऐसा टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्लान तैयार हो रहा है जिसकी भनक ड्रैगन को नहीं लग पाई है। आखिर रातों रात शांति एक्ट 2025 लगा करके न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सबसे संवेदनशील और खुफिया सेक्टर के दरवाजे प्राइवेट कंपनीज के लिए क्यों खोल दिए गए हैं? टाटा, रिलायंस और अडानी जैसे दिग्गजों को एटॉमिक सेक्टर के अंदर उतारने के पीछे सरकार किस गेम चेंजर भू राजनीतिक बिसात को बिछा रही है, जो रसिया के रोसाटोम और फ्रांस की ईडीएफ को घुटनों पर ला देगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम एक ऐसे खुफिया और रणनीतिक बवंडर का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो भारत के अंदर बेहद खामोशी से पक रहा है। दोस्तों, दशकों से जेतापुर और कुडनकोलम के नाम पर भारत को अपनी महंगी टेक्नोलॉजी के जाल में फंसाने वाले फ्रांस और यूएसए के पसीने आखिर क्यों छूट रहे हैं? दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा का वो आखिरी 3 स्टेज न्यूक्लियर सीक्रेट क्या था, जिसे पूरा होने से रोकने के लिए विदेशी एजेंसीज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। आज उसी सीक्रेट ब्लूप्रिंट के दम पर भारत 2047 का वर्ल्ड बॉस बनने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या दुनिया की महाशक्तियां भारत को इतनी आसानी से न्यूक्लियर का चेयरमैन बनने देंगी? दोस्तों, दिल थाम करके बैठिए, क्योंकि आज का ये डीप रिसर्च एनालिसिस आपको भारत के एक ऐसे भविष्य के अंदर लेकर के जाएगा जहां एनर्जी के सेक्टर के अंदर भारत दुनिया का निर्विवाद बॉस होगा और पश्चिमी देश हमारी तकनीक के लिए लाइन में खड़े होंगे। दोस्तों, दुनिया के नक्शे के ऊपर जब भी ऊर्जा और शक्ति के संतुलन की बात आती है तो सारा खेल कच्चे तेल और यूरेनियम के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। दशकों से यूएसए, रसिया और फ्रांस जैसे देशों ने अपनी उन्नत परमाणु तकनीक और यूरेनियम के विशाल भंडारों के दम पर दुनिया के ऊर्जा बाजार के ऊपर एक छत्र राज किया है। जब भी भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी होती थी या अपने न्यूक्लियर प्लांट चलाने होते थे, तो हमें यूरेनियम की भीख मांगने के लिए कभी कनाडा के आगे हाथ फैलाना पड़ता था तो कभी कजाकिस्तान के आगे। रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी के लिए कभी फ्रांस के चक्कर काटने पड़ते थे तो कभी रसिया का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अब जियोपॉलिटिक्स और वैश्विक ऊर्जा की इस नई बिसात पर भारत ऐसी चाल चलने जा रहा है जिसने दुनिया के तमाम सुपर पावर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। भारत अब केवल एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर के अंदर गेम चेंजर बनने की कगार पर है। दोस्तों, साल 2033 तक 5 स्वदेशी एसएमआर्स का निर्माण और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का महान लक्ष्य एक ऐसी खामोश क्रांति है जो भारत को एनर्जी के सेक्टर के अंदर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देगी। इस चक्रव्यूह को समझने के लिए दोस्तों हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जब भारत को इस न्यूक्लियर रेस से बाहर करने की सबसे बड़ी साजिश रची गई थी। 1974 के स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट और 1998 के पोखरण धमाकों के बाद में वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत के ऊपर ऐसे कड़े सैंक्शंस लगाए मानो भारत का न्यूक्लियर सपना हमेशा के लिए कुचल दिया गया हो। एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का गठन मुख्य रूप से भारत को परमाणु तकनीक और यूरेनियम से दूर रखने के लिए किया गया था। हमारे पास में बेहतरीन वैज्ञानिक थे, शानदार टेक्नोलॉजी थी, लेकिन दोस्तों रिएक्टर चलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी वो नहीं थी, और वो था यूरेनियम ईंधन। दोस्तों, इसका नतीजा ये हुआ कि भारत को अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को जिंदा रखने के लिए कूटनीतिक रास्तों और विदेशी बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। दोस्तों, आप खुद सोचिए, तमिलनाडु के कुडनकुलम के अंदर मौजूद सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भारत को रसिया की VVER 1000 टेक्नोलॉजी और उसके द्वारा भेजे जाने वाले ईंधन पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के जेतापुर के अंदर 1650 मेगावाट के 6 EPR लगाने के लिए फ्रांस की कंपनी EDF का मुंह देखना पड़ा।
दोस्तों यूएसए के साथ में 2008 की ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर डील के बावजूद वेस्टिंगहाउस जैसी कंपनियों से आधुनिक रिएक्टरों की सौदेबाजी हमेशा जटिल, महंगी और बड़ी शर्तों के साथ में रही है। क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर यूरेनियम के भंडार सीमित हैं और भारत के अंदर जो कुछ हैं वो भी झारखंड के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा दोस्तों भारत को कजाकिस्तान और कनाडा की कंपनियों से यूरेनियम आयात करने के लिए लंबे और महंगे करार करने पड़े और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के अंदर काम आने वाली मेडिकल आइसोटॉप्स के लिए भी हमें कनाडा और नीदरलैंड जैसे देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा। एक विशाल न्यूक्लियर प्लांट को बनाने के अंदर 10 से 15 साल लग जाते हैं, जमीन अधिग्रहण का बवाल होता है, पर्यावरण के मुद्दे उछलते हैं और बजट 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। विदेशी कंपनियों ने इसी मजबूरी का फायदा उठा करके भारत को दशकों तक लूटा है। लेकिन दोस्तों अब भारत सरकार और हमारे वैज्ञानिकों ने ठान लिया है कि विदेशी तकनीक पर अरबों डॉलर फूंकने का ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म होगा और यहीं से एंट्री होती है भारत के उस सीक्रेट प्रोजेक्ट की जिसे आज पूरी दुनिया 5 स्वतंत्र वज्रास्त्र के नाम से जानती है। दोस्तों संसद के अंदर भारत सरकार ने जब ये ऐलान किया कि साल 2033 तक भारत के अंदर 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर चालू कर दिए जाएंगे तो दुनिया भर की न्यूक्लियर लॉबी के अंदर हड़कंप मच गया। दोस्तों आखिर ये एसएमआर्स हैं क्या? तो दोस्तों बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स एक विशाल काय डायनासोर की तरह होते हैं जिन्हें बनाने के अंदर दशकों लग जाते हैं। इसके विपरीत एसएमआर्स आकार के अंदर छोटे, बेहद सुरक्षित और मॉड्यूलर होते हैं। मॉड्यूलर का मतलब है कि इन्हें किसी भी विशाल साइट के ऊपर ईंट दर ईंट बनाने के बजाय सीधे फैक्ट्री या फिर कारखाने के अंदर एक मशीन की तरह बनाया जाएगा और ट्रकों या फिर ट्रेनों के अंदर लाद करके किसी भी जगह पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। दोस्तों ये प्लग एंड प्ले मॉड्यूल न्यूक्लियर एनर्जी का लोकतंत्रीकरण कर देगा। देश के अंदर जो पुराने कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं उनकी जगह पर इन छोटे रिएक्टर्स को आसानी से फिट किया जा सकेगा, जिससे पुरानी ट्रांसमिशन लाइंस का सीधा इस्तेमाल हो सकेगा और प्रदूषण भी जीरो हो जाएगा। दोस्तों भारत का बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इस पूरी क्रांति का केंद्र बन चुका है। बार्क ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 3 बेहद खतरनाक और एडवांस डिजाइन तैयार किए हैं। दोस्तों पहला है BSMR 200 यानी कि 220 मेगावाट का भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। दोस्तों ये भारत की पहले से सफल और परीक्षित PSWR टेक्नोलॉजी का एक छोटा और अधिक सुरक्षित रूप है। ये बेस लोड बिजली प्रदान करने के लिए देश का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। इसे बंद हो रही कोयला खदानों के ऊपर सीधा लगाया जा सकेगा। दूसरा डिजाइन है SMR 55 जो 55 मेगावाट का एक मिनी रिएक्टर होगा। इसे विशेष रूप से देश के उन दूर दराज पहाड़ी और दुर्गम इलाकों के अंदर डिजाइन किया जा रहा है जहां बिजली के बड़े तार ले जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों सेना और स्थानीय आबादी को 24 घंटे निर्बाध बिजली की आवश्यकता होती है। और तीसरा डिजाइन है 5 मेगावाट का STGCR यानी कि हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर। दोस्तों ये तकनीक ऊर्जा जगत का सबसे बड़ा चमत्कार है और भविष्य की दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर भी। अब दोस्तों सवाल ये है कि आखिर ये 5 मेगावाट का छोटा सा STGCR रिएक्टर इतना खतरनाक क्यों है कि अरब देशों के तेल कारोबारियों को भी इससे डर लगने लगा है? तो दोस्तों इसका जवाब छिपा है इसके तापमान के अंदर। ये रिएक्टर 700 से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस तक का भयानक टेम्परेचर पैदा करेगा। इस अत्यधिक तापमान का उपयोग पानी को तोड़ करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के अंदर किया जाएगा। आज पूरी दुनिया हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन मानती है। कारें, ट्रक और ट्रेनें फ्यूचर के अंदर इसी से चलेंगी। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि भारत इस वक्त हाइड्रोजन ट्रेन चला भी चुका है, लेकिन दोस्तों मौजूदा समय के अंदर हाइड्रोजन बनाने के अंदर बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है और लागत बहुत ज्यादा आती है। भारत के ये रिएक्टर बिजली के साथ साथ दुनिया का सबसे साफ ईंधन उगलेंगे। भारत के जो बड़े उद्योग हैं जैसे कि स्टील प्लांट्स और सीमेंट फैक्ट्रीज जिन्हें चलाने के लिए दिन रात कोयला और विदेश से मंगाया गया महंगा तेल फूकना पड़ता है, वहां ये छोटे SMRs लगा दिए जाएंगे। 24 घंटे 7 दिन बिना रुके बिना प्रदूषण किए ये बिजली और हाइड्रोजन गैस देंगे। यानी कि दोस्तों फ्यूचर के अंदर हमें अरब देशों से कच्चा तेल मंगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
विदेश से महंगा तेल और गैस मंगाने का झंझट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अगर तकनीक स्वदेशी है तो क्या इसे बनाने और देश भर के अंदर फैलाने का काम सिर्फ सरकारी बाबू ही करेंगे? दोस्तों दुनिया जानती है कि बिना प्राइवेट सेक्टर की ताकत के, बिना अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट के कोई भी बड़ी क्रांति पॉसिबल नहीं है। यूएसए और फ्रांस की न्यूक्लियर ताकत के पीछे वहां की प्राइवेट कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ है। विदेशी डिपेंडेंसी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भारत सरकार ने अपना सबसे बड़ा नीतिगत मास्टर स्ट्रोक चला है, जिसका नाम है शांति एक्ट 2025, यानी कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों ये कोई साधारण कानून नहीं है, ये एक ऐसा साइलेंट ऑपरेशन है जो वेस्टर्न कंट्रीज की मोनोपोली के ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोक देगा। दोस्तों अब तक भारत के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने और उसे चलाने का पूरा एकाधिकार सिर्फ सरकारी कंपनियों जैसे कि एनपीसीआईएल और भाविनी के पास में था, लेकिन शांति एक्ट के जरिए भारत सरकार ने न्यूक्लियर सेक्टर के दरवाजे भारत की प्राइवेट कंपनीज, अरबपतियों और डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए खोल दिए हैं। इस ऐतिहासिक कानून के लागू होते ही टाटा, एलएनटी, रिलायंस और अडानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घराने परमाणु रिएक्टरों की इंजीनियरिंग, निर्माण और रिसर्च के अंदर सीधे तौर पर इन्वेस्ट कर सकेंगे। दोस्तों भारत की दिग्गज इंजीनियरिंग कंपनियां जो अब तक सिर्फ छोटे पुर्जे बनाती थी, वो अब पूरे के पूरे रिएक्टर के सबसे जटिल हिस्सों जैसे कि रिएक्टर प्रेशर वेसल्स और कंट्रोल ड्रिवन मैकेनिज्म फैक्ट्रीज के अंदर मास प्रोड्यूस करेंगी। दोस्तों ये वही संवेदनशील पुर्जे हैं जो पहले रसिया या फिर फ्रांस से करोड़ों डॉलर देकर के मंगवाए जाते थे। ये बिल्कुल वैसा ही ऐतिहासिक कदम है जैसा स्पेस सेक्टर के अंदर इसरो ने प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोल करके किया है। हालांकि दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए AERB यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को भी और अधिक अधिकार दिए गए हैं। वो इस पूरे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर गिद्ध की नजर रखेगा ताकि सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय IAEA के मानकों से 0.01% का भी समझौता ना हो। दोस्तों जब भारत की अपनी कंपनियां, अपने स्टार्टअप्स खुद न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन करके उन्हें देश भर के अंदर चलाने लग जाएंगे तो यूएसए के वेस्टिंगहाउस या फिर फ्रांस के EDF का मुंह भारत क्यों देखेगा? लेकिन दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत के पास में इन 5 वज्रास्त्रों और शांति एक्ट से भी बड़ा एक खुफिया राज है जिसने रातों रात भारत को न्यूक्लियर रेस के अंदर अमेरिका और रसिया से 100 कदम आगे खड़ा कर दिया है। वो राज है भारत की मिट्टी के अंदर दबा दुनिया का सबसे बड़ा खजाना यानी थोरियम। दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा कि न्यूक्लियर बिजली बनाने या फिर परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। पूरी दुनिया की राजनीति, युद्ध और कूटनीति इसी यूरेनियम के इर्द गिर्द घूमती है जो भारत के पास में बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों प्रकृति ने भारत के दक्षिण तटों के ऊपर खास करके केरला और ओडिशा की मोनेजाइट रेत के अंदर थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा अकूत भंडार छिपा करके रखा हुआ है। पूरी दुनिया के कुल थोरियम भंडार का लगभग 25 से लेकर के 30% हिस्सा अकेले भारत के पास में मौजूद है। ये इतना विशाल खजाना है कि अगर भारत इसका सही इस्तेमाल कर ले तो अगले 500 से लेकर के 1000 साल तक पूरे देश को 24 घंटे रोशन रखने के लिए हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर बड़ा सवाल ये है कि यूएसए और रसिया ने थोरियम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, उन्होंने इसे दुनिया से क्यों छुपाया? तो दोस्तों यहीं पर वैश्विक जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही गंदा खेल सामने आता है। 1950 और 60 के दशक के अंदर जब यूएसए और रसिया न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च कर रहे थे तो उनका मुख्य मकसद जनता को सस्ती बिजली देना नहीं था बल्कि परमाणु बम बनाना था। यूरेनियम से चलने वाले रिएक्टर्स का बाई प्रोडक्ट होता है प्लूटोनियम, जिससे सीधे और आसानी से परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ थोरियम के साथ में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक चुनौती है। दोस्तों यूरेनियम 235 की तरह थोरियम खुद कभी विखंडित नहीं होता, ये फिजिल नहीं बल्कि फर्टाइल है। दोस्तों आसान भाषा के अंदर समझे तो इसे रिएक्टर के अंदर डाल करके बिजली नहीं बनाई जा सकती है, इसे पहले न्यूट्रॉन बमबारी के जरिए यूरेनियम 233 के अंदर बदलना पड़ता है। क्योंकि थोरियम से आसानी से बम नहीं बनाए जा सकते हैं और यूएसए रसिया के पास में यूरेनियम की कोई कमी नहीं थी, लिहाजा उन्होंने थोरियम की इस जटिल प्रोसेस के ऊपर रिसर्च ही बंद कर दी और पूरी दुनिया को यूरेनियम के महंगे चक्रव्यूह के अंदर फंसा दिया। लेकिन दोस्तों भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने विदेशी ताकतों की इस चाल को दशकों पहले ही समझ लिया था।
उन्होंने भारत के लिए 3 स्टेज वाले न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का एक ऐसा अभेद्य ब्लूप्रिंट तैयार किया था जो आज भारत का असली ब्रह्मास्त्र बनने जा रहा है। उनका अंतिम लक्ष्य यही थ्योरियम था। दोस्तों, भारत की रणनीति 3 फेजेस के अंदर काम कर रही है। अब दोस्तों, पहला चरण है प्राकृतिक यूरेनियम से चलने वाले PSWR बनाना, जिनसे प्लूटोनियम पैदा होता है। दोस्तों, भारत ये चरण दशकों पहले सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। दूसरा फेज है FBR यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। दोस्तों, कलपक्कम के अंदर 500 मेगावाट का PFBR तैयार किया गया है। इस रिएक्टर की खासियत यह है कि ये जितना ईंधन खपत करता है उससे ज्यादा नया इंजन बना लेता है। दोस्तों, इसी दूसरे फेज के अंदर थोरियम को रिएक्टर के चारों ओर ब्लैंकेट की तरह रखा जाएगा ताकि वो रेडिएशन सोख करके यूरेनियम 233 के अंदर बदल जाए। और आखिरी के अंदर आता है तीसरा फेज यानी कि अंतिम प्रहार ASWR। दोस्तों, ये एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर्स पूरी तरह से यूरेनियम 233 और थोरियम के ऊपर चलेंगे। पश्चिमी देशों को लगता था कि भारत कभी इस जटिल न्यूक्लियर फिजिक्स को क्रैक नहीं कर पाएगा, लेकिन दोस्तों, भारत सरकार और बार्क के वैज्ञानिकों ने इस इम्पॉसिबल माने जाने वाले काम को शांति से करके दिखा दिया है। दोस्तों, भारत सरकार के ऑफिशियल बयान के मुताबिक तमिलनाडु के कलपक्कम के अंदर मौजूद दुनिया के एकमात्र थोरियम आधारित ऑपरेटिंग रिएक्टर कामिनी के अंदर थोरियम से बने यूरेनियम 233 ईंधन का सफल परीक्षण हो चुका है। दोस्तों, ये 30 किलोवाट कैपेसिटी का एक छोटा रिसर्च रिएक्टर जरूर है, लेकिन ये इस बात का जीवित और जीता जागता सबूत है कि भारत ने थोरियम को जला करके न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने का सीक्रेट कोड क्रैक कर लिया है। दुनिया आज भी यूरेनियम के लिए लड़ रही है, मारकाट कर रही है, और भारत ने भविष्य के सबसे सुरक्षित और अनंत ऊर्जा पर अपनी बादशाहत कायम करने की चाबी ढूंढ ली है। जैसे ही भारत अपने SMRs और ASWR के जरिए थोरियम का बड़े पैमाने पर कमर्शियल इस्तेमाल शुरू करेगा, वैश्विक बाजार के अंदर एक जियोपॉलिटिकल सुनामी आ जाएगी। दोस्तों, इस रणनीतिक तस्वीर को भारत के नजरिए से देखिए। कच्चा माल यानी कि थोरियम हमारा, तकनीक यानी कि SMRs और ASWR हमारी, और फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां यानी कि शांति एक्ट के तहत प्राइवेट सेक्टर, अब सब कुछ हमारा है। तो फिर USA, रसिया या फिर फ्रांस की दादागिरी की जरूरत कहां बची है? जब भारत अपनी थोरियम टेक्नोलॉजी और 5 वज्रास्त्रों के साथ में ग्लोबल मार्केट के अंदर उतरेगा तो वैश्विक समीकरण पूरी तरह से पलट जाएंगे। दोस्तों, अभी तक भारत तकनीक खरीदता था, करोड़ों डॉलर रॉयल्टी के रूप में चुकाता था, लेकिन SMRs के सफल होने के बाद में भारत अफ्रीका, साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के विकासशील देशों को सस्ते, सुरक्षित और छोटे परमाणु रिएक्टर बेचेगा। दोस्तों, जो देश अमेरिका और फ्रांस के महंगे रिएक्टर्स नहीं खरीद सकते, वो सीधे भारत की ओर रुख करने लग जाएंगे। आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक नया पावर हाउस और नेट एक्सपोर्टर भारत बन जाएगा। और दोस्तों, इस पूरे मास्टर प्लान के अंदर सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं बल्कि चाइना की भी जबरदस्त घेराबंदी हो रही है। चाइना भी अपने TMSR यानी कि थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। ड्रैगन की नजर ग्लोबल साउथ के ऊपर अपने न्यूक्लियर दबदबे को कायम करने की है ताकि वो देशों को कर्ज के जाल में फंसा सके। लेकिन दोस्तों, भारत की स्वदेशी SMR टेक्नोलॉजी और शांति एक्ट के तहत प्राइवेट कंपनियों की जबरदस्त एंट्री सीधे तौर पर चाइना की न्यूक्लियर बेल्ट एंड रोड महत्वाकांक्षाओं को 20 समंदर में डुबो देगी। अरब सागर और हिंद महासागर के आसपास के देशों के अंदर जब भारत के SMRs लगेंगे तो चाइना का रणनीतिक प्रभाव अपने आप सिकुड़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत का ये न्यूक्लियर मिशन सिर्फ बिजली और कूटनीति तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर हर भारतीय की जिंदगी और सेहत पर पड़ने वाला है। आज भारत के अंदर कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के डायग्नोसिस और इलाज के लिए MO99 और Lu-177 जैसे मेडिकल आइसोटोप्स का इस्तेमाल होता है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन आज भी भारत को इन जीवन रक्षक आइसोटोप्स के लिए कनाडा, नीदरलैंड और रसिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर कल को कूटनीतिक तनाव के चलते ये देश सप्लाई रोक दें तो भारत के अंदर कैंसर के इलाज ठप पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, भारत के जो 5 नए वज्रास्त्र तैयार हो रहे हैं उसमें से कुछ को विशेष रूप से इन मेडिकल आइसोटोप्स के उत्पादन के लिए ही डिजाइन किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कैंसर की दवाइयों और रेडियो आइसोटोप्स के मामले के अंदर भी भारत 100% आत्मनिर्भर हो जाएगा। इलाज सस्ता होगा, स्वदेशी होगा और हर भारतीय के घर के अंदर इस न्यूक्लियर महामिशन का सीधा फायदा नजर आएगा।
दोस्तों एक समय था जब यूएसए ने तारापुर प्लांट के लिए यूरेनियम देने से साफ मना कर दिया था और हमें जलील किया गया था। एक समय था जब वेस्टर्न कंट्रीज भारत के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को वीजा तक देने से कतराते थे। उन्होंने सोचा था कि भारत कभी अपनी ऊर्जा जरूरतें खुद पूरी नहीं कर पाएगा और हमेशा उनकी महंगी टेक्नोलॉजी के टुकड़ों पर चलेगा। लेकिन दोस्तों आज कहानी 180 डिग्री पलट चुकी है। साल 2033 तक चालू होने वाले ये 5 वज्रास्त्र केवल बिजली प्रोड्यूस करने वाली मशीनें नहीं, ये भारत की संप्रभुता, रणनीतिक स्वायत्ता, वैज्ञानिक कौशल और 140 करोड़ भारतीयों के उसे राष्ट्रीय आत्मविश्वास के प्रतीक हैं जिसे विदेशी ताकतों ने बरसों तक दबाने की कोशिश की है। दोस्तों साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का ग्लोबल टारगेट अचीव करने के लिए सोलार और विंड एनर्जी काफी नहीं है, क्योंकि ये मौसम के ऊपर डिपेंडेंट है। देश की इकोनॉमी को तेजी से रफ्तार देने के लिए 24 घंटे क्लीन बेस लोड पावर चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी दे सकती है। दोस्तों HTGCR से पैदा होने वाली ग्रीन हाइड्रोजन और थोरियम के अनंत भंडार भारत को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र के अंदर दुनिया का निर्विवाद लीडर बना देंगे। 2047 के जिस विकसित और अजेय भारत का सपना हम देख रहे हैं, उसकी असली नींव इसी स्वदेशी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर टिकी है। दोस्तों अब यूएसए को अपनी तकनीक बेचने के लिए नए ग्राहक ढूंढने होंगे, रसिया को अपने VVER रिएक्टर्स के लिए नए बाजार तलाशने होंगे और फ्रांस को अपनी महंगी EPR टेक्नोलॉजी का बोझ खुद ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत अब किसी का मुंह नहीं देखेगा। जब थोरियम का ब्रह्मास्त्र पूरी तरह से सक्रिय होगा तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के ताकतवर देश भारत के पास में परमाणु तकनीक और साफ ऊर्जा के लिए लाइन में खड़े नजर आएंगे। अब दोस्तों आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।